नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू मोटर डिफाइंड। मैं हूं आपका होस्ट और दोस्त अरिंदम घोष और एक बार फिर मैं आप लोगों के लिए एक राइड कंपैरिजन के साथ हाजिर हूं। और आज हम लोग राइड कंपेयर करने वाले हैं ऑल न्यू 2025 यामा XSR 155 को विथ 2025 होंडा हॉर्नेट 2.0। अब आप कहेंगे कि भाई वो रेट्रो और ये स्पोर्टी कंपैरिजन कैसे? अब कंपैरिजन इसलिए क्योंकि प्राइस अगर आप लोग देख रहे हैं तो दोनों में ऑलमोस्ट सिमिलर आप लोगों को यहाँ पर मिल रहा है। बाकी अगर आप लोग देख रहे हैं तो पावर टॉर्क में भी बहुत ज़्यादा डिफरेंस जो है वो आप लोगों को यहाँ पर समझ में आ नहीं रहा है और यही एक डाउट भी यहाँ पर क्रिएट कर रही है। तो फिर कौन सा खरीदा जाए, XSR की यहाँ पर हॉर्नेट? और यही डाउट आज हम लोग यहाँ पर दूर करने की कोशिश करेंगे। बताऊंगा मैं आप लोगों को दोनों ही बाइक में फीचर, स्पेसिफिकेशन, प्राइस, माइलेज आप लोगों को क्या मिलेगा, सो दैट वीडियो के एंड तक आप लोगों को एक क्लियर आइडिया बनाने में हेल्प मिल जाए कि आप लोगों के लिए यामाहा की XSR 155 सही होगी या फिर होंडा की हॉर्नेट 2.0। और दोस्तों आगे बढ़ने से पहले वेरी स्पेशल थैंक्स टू बिग विंग होंडा कृष्णनगर फॉर प्रोवाइडिंग मी दिस हॉर्नेट 2.0, ताकि मैं आप लोगों तक यहाँ पर एक कंपैरिजन पहुंचा सकूं। वेस्ट बंगाल के कृष्णनगर या आसपास के में अगर आप रहते हैं, कोई भी आप यहाँ पर होंडा की बिग विंग प्रोडक्ट अगर खरीदना चाहते हैं तो शोरूम को आप डेफिनेटली कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। डिटेल्स ऑलरेडी आप लोगों ने अपनी स्क्रीन पर देख ली है। बाकी अगर आप चैनल को फॉलो करते हैं तो आपको पता ही है XSR 155 मैंने यहाँ पर खरीदी हुई है। बाकी अगेन मैं कहूँगा, अगर आप लोग यहाँ पर वेस्ट बंगाल में कृष्णनगर या रानाघाट के साइड रहते हैं, अगर आप यामाहा की XSR 155 खरीदना चाहते हैं तो बाइक बिल्कुल अवेलेबल है। आप चाहें तो कॉन्टैक्ट कर सकते हैं व्हील मूवर शोरूम को। डिटेल्स आप लोगों को शोरूम की दिख गई होगी स्क्रीन पर। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। अब दोस्तों राइड कंपैरिजन पे जाने से पहले छोटी सी एक वॉक अराउंड शेयर करना चाहूंगा ताकि जो की डिफरेंसेस है वो मैं आप लोगों को यहाँ पर बता सकूं। आप देखिए प्राइस आप लोगों को दोनों में बिल्कुल ही सेम मिल रहा है। एटलीस्ट अगर जिस एरिया में मैं रहता हूँ कृष्णनगर वेस्ट बंगाल में, वहाँ पर तो सेम, आप लोगों को बताऊंगा इस बारे में। लेकिन सबसे पहले अगर मैं आप लोगों को यहाँ पर लुक के बारे में बताऊँ, देखिए आप अगर हॉर्नेट देख रहे हैं तो एक स्पोर्टी लुक आप लोगों को बिल्कुल दे रही है, और अगर आप लोग XSR देख रहे हैं तो एक रेट्रो फील आप लोगों को डेफिनेटली यहाँ पर मिलने वाला है। बाकी इसकी एक्सेसरीज यहाँ पर आप लोगों को एक भी लगी हुई नहीं मिल रही है अदर देन मिरर। और जैसे ही एक्सेसरीज मैंने ऑलरेडी ऑर्डर करी हुई है यहाँ पर शोरूम पे, जैसी एक्सेसरीज आती है मैं इंस्टॉलेशन अगर पॉसिबल हो सका तो इंस्टॉलेशन के साथ क्या क्या आप लोगों को प्राइस पड़ रहा है सब कुछ मैं आप लोगों को बताऊंगा, ठीक है। स्पेशली मेरा यहाँ पर इरादा है कैफे रेसर वाली किट यहाँ पर इंस्टॉल करवाने का। आप लोग का क्या कहना है नीचे इसके बारे में कमेंट बिल्कुल करिएगा। बाकी फ्रंट में अगर आप लोग देख रहे हैं तो ऑल LED हेडलैम्प का जो सेटअप है दोनों में आप लोगों को मिल जाएगा। हजार्ड लैम्प का जो सेटअप है ये भी आप लोग को दोनों में मिलेगा। दोनों में आप लोग को LED टर्न इंडिकेटर भी मिलेगा। दोनों में आप लोग को यहाँ पर USD सस्पेंशन का जो सेटअप है ये आप लोगों को मिल रहा है। वहाँ पर आप कह सकते हैं हॉर्नेट में 110 सेक्शन तक का टायर आपको मिलेगा, यहाँ पर आप लोगों को 100 सेक्शन तक का जो टायर है ये आप लोगों को मिल जाएगा। दोनों में आप लोगों को डुअल चैनल डिवाइस का सेटअप मिलेगा। दोनों में ही आप लोगों को ट्रैक्शन कंट्रोल जो है ये भी मिल जाएगा। वहाँ पर 276 mm तक का आप कह सकते हैं हॉर्नेट में 276 mm तक का जो पेडल डिजाइन वाला डिस्क है ये आपको मिलेगा। लेकिन यहाँ पर आप लोगों को 282 mm तक का आप लोगों को नॉर्मल मिलेगा। आप देख सकते हैं यहाँ पर जो डिस्क है, बाकी यहाँ पर ये थोड़ी सी बड़ी है। अब कितना बेहतरीन आप लोगों को यहाँ पर ये ऑन रोड परफॉर्मेंस देती है आगे चलते हुए इसके बारे में डेफिनेटली बात करेंगे। बाकी अगर आप लोग इंजन देख रहे हैं वहाँ पर आप लोगों को एयर कूल्ड मिलेगा, और यहाँ पर आप लोगों को थोड़ा सा प्रीमियम लिक्विड कूल इंजन जो है ये आप लोगों को बिल्कुल मिल रहा है। बाकी यहाँ पर वही इंजन है जो आप लोगों ने MT-15 या फिर R15 में देखा है। 155cc सिंगल सिलेंडर SOHC 4 वाल्व लिक्विड कूल फ्यूल रेटेड इंजन आप लोगों को यहाँ पर मिलेगा। और दोनों ही बाइक में आप लोगों को जो स्लिपर क्लच है वो भी मिल जाता है। बाकी VVA वेरिएबल वाल्व एक्चुएशन यहाँ पर आप लोगों को मिलता है फॉर बेटर एक्सेलरेशन। 7,500 RPM पे जब आप जाते हैं, इसके बारे में भी आगे चलते हुए हम लोग बात बिल्कुल करेंगे। और पावर फिगर की बात करी जाए 18.4 PS तक का पावर आप लोगों को मिलेगा, और 14.2 Nm तक का टॉर्क जो है ये आप लोग को यहाँ पर मिलेगा। और इंजन काउल अगर आप लोग देख रहे हैं प्लास्टिक की, लेकिन अच्छी क्वालिटी आप लोगों को मिलेगी। यहाँ पर जब आप लोग देख रहे हैं तो 184cc सिंगल सिलेंडर एयर कूल फ्यूल इंजन आप लोगों को मिल रहा है। एटलीस्ट यहाँ पर ऑयल कूल होना चाहिए था नहीं, आप लोग नीचे कमेंट पर लिखकर बिल्कुल बताइएगा। बाकी अगर आप लोग यहाँ पर पावर देख रहे हैं तो हल्की सी कम है, 17 PS तक का आप लोगों को यहाँ पर मिल जाता है। लेकिन टॉर्क यहाँ पर आप लोगों को ज़्यादा मिलेगा, जो यहाँ पर 14.2 Nm था यहाँ पर आप लोगों को 15.7 Nm मिल रहा है। बाकी यहाँ पर भी आप लोगों को ये जो इंजन काउल है आप लोगों को प्लास्टिक क्वालिटी अच्छी मिल रही है। पैकेजिंग इसकी थोड़ी सी और बेहतर हो सकती थी। अब क्योंकि बात यहाँ पर इंजन की कर रहे हैं तो चलिए दोनों ही बाइक की जो एग्जॉस्ट साउंड है वो मैं आप लोगों को सुना देता हूँ। और स्टार्ट करता है यहाँ पर हॉर्नेट के साथ। तो ये दोस्तों आप लोगों ने यहाँ पर हॉर्नेट को सुन लिया, और अब मैं आप लोगों को यहाँ पर ये जो XSR 155 है इसकी आवाज़ भी सुना देता हूँ।
आवाज़ आप लोगों को किसकी बेहतर लगी यहाँ पर, हॉर्नेट 2.0 की या फिर एक्सएसआर की, नीचे कमेंट पे लिखकर बताना नहीं भूलिएगा। टेल लैंप वहाँ पर स्पोर्टी और यहाँ पर थोड़ी सी वो रेट्रो लुक आप लोगों को बिल्कुल मिलेगा। बाकी मुझे यहाँ पर ये ज़्यादा पसंद आ रही है। आप लोगों का क्या कहना है इस बारे में नीचे प्लीज़ कमेंट पे लिखकर बताइएगा। बाकी टेल आप लोगों को यहाँ पर ये जो LED टर्न इंडिकेटर है दोनों में आप लोगों को मिल जाएगा, ठीक है। मडगार्ड आप देख पा रहे हैं दोनों में काफ़ी हद तक सिमिलर है। यहाँ पर आप लोगों को बैकरेस्ट वगैरह या फिर ग्रैब हैंडल मिल नहीं रहा है, लेकिन यहाँ पर आप लोगों को वो चीज़ मिल रहा है, तो डेफिनेटली यहाँ पर एक प्लस पॉइंट है। मैं ऑलरेडी आप लोगों से ये कहना चाहूँगा कि एक्सएसआर में आप लोगों को पूरी तरीके से जो एक्सेसरीज वो आपको फिट कराना पड़ेगा, मतलब 10-15 हज़ार रुपये तक, और आप लोगों को एक्स्ट्रा भी यहाँ पर पे करना हो सकता है, लेकिन वो चीज़ सारी चीज़ आप लोगों को यहाँ पर हॉर्नेट में ऑलरेडी लगा हुआ देखने मिल जाएगा। बाकी अगर आप लोग टायर देख रहे हैं दोनों में 140 सेक्शन तक का आपको मिलेगा, लेकिन यहाँ पर एक्स्ट्रा आपको पॉइंट ये मिल रहा है कि ये रेडियल है। बाकी वहाँ पर भी अगर आप देख रहे हैं तो मतलब दोनों में आप लोगों को 220 mm तक का ये जो ब्रेक डिस्क ये मिलेगा, लेकिन वहाँ पर वो पेटल डिज़ाइन वाला आपको मिलेगा। और साथ ही सस्पेंशन में अगर आप लोग देख रहे हैं दोनों में ही आप लोगों को मोनोशॉक सस्पेंशन जो है वो भी मिल रहा है। बाकी सीट हाइट के बारे में अगर बात करी जाए तो यहाँ पर एक डिफरेंस आप लोगों को मिल जाएगा। एक्सएसआर में हाइट ज़्यादा है 810 mm तक की, वहाँ पर आप लोगों को 790-795 mm तक का मिलेगा। बाकी स्प्लिट सीट है और यहाँ पर आप लोगों को नॉर्मल सीट जो है ये मिल रहा है, लेकिन अगर आप लोग स्पेस देख रहे हैं तो हॉर्नेट में आप लोगों को थोड़ा सा ज़्यादा ही मिलेगा। इसके बारे में अगर चलते हुए बात हम लोग डेफिनेटली करने वाले हैं। और अगर आप लोग यहाँ पर टैंक देख रहे हैं तो यहाँ पर आप लोगों को 10 लीटर का मिल रहा है, हॉर्नेट में आप लोगों को वहाँ पर 12 लीटर तक का मिल जाएगा। और माइलेज अगर आप लोग देख रहे हैं यहाँ पर आप लोग 45 प्लस भी आप लोग यहाँ पर आशा रख सकते हैं। यहाँ पर आप लोग 40 प्लस तक आप लोग यहाँ तक मतलब हॉर्नेट पे आप लोग यहाँ पर आशा रख सकते हैं। बाकी ग्राउंड क्लियरेंस अगर देखा जाए हॉर्नेट पे 168 mm तक का, यहाँ पर आप लोगों को 170 mm तक का मिल जाएगा। आप कह सकते हैं यहाँ पर एक्सएसआर 155 में, जी हाँ 120 नहीं 170 mm तक का आप लोगों को मिलेगा। वो मिनिमम ग्राउंड क्लियरेंस है आपके बैठने के बाद, ठीक है। और वेट अगर आप लोग देख रहे हैं यहाँ पर आपको 5 किलोग्राम का फर्क मिलेगा, वहाँ पर आप लोगों को 142 किलोग्राम का मिलेगा, यहाँ पर 137 किलोग्राम का। और अगर मैं आप लोगों को यहाँ पर हैंडल बार के बारे में बताऊँ तो दोनों में ही काफ़ी स्ट्रेट मिलेगा, और इस बारे में हम लोग आगे चलते हुए बात डेफिनेटली करने वाले हैं। लेकिन अगर आप लोग देख रहे हैं तो यहाँ पर रेट्रो फील को मेंटेन करती हुई ये जो गोल कॉन्सोल है ये आप लोगों को मिल जाएगा, ठीक है। अगर आप लोग YKNet ऐप को मोबाइल में डाउनलोड इंस्टॉल करके थ्रू ब्लूटूथ अगर जोड़ते हैं तो आप टर्न बटन नेविगेशन तो यहाँ पर डायरेक्ट इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे, लेकिन कॉल SMS अलर्ट आप लोग को यहाँ पर इंडिकेशन मिल जाएगा। बाकी स्पीड ऑटो टैको गियर पोजीशन सेंसर सब कुछ आप लोगों को मिलेगा, ठीक है। एवरेज फ्यूल इकोनॉमी वगैरह यहाँ पर आपको दिख जाएगा, और ये फ्यूल इंडिकेटर तो आप लोगों को यहाँ पर दिख ही रहा है। बाकी हाई बीम लो बीम पासवर्ड के लिए स्विच और हॉर्न थोड़ी सी अजब टाइप है, थोड़ी सी ऊपर की तरफ दी गई है, ठीक ठाक आप लोगों को मिल रहा है। टर्न सिग्नल ये मिल रहा है, किल स्विच स्टार्ट स्विच एक साथ है, और यहाँ पर हजार्ड लैंप का स्विच जो है ये आप लोगों को मिल रहा है। बाकी आप कह सकते हैं कि जो मोबाइल चार्जिंग पोर्ट है वो मिल नहीं रहा। बाकी मिरर दोनों में ठीक है, और आगे चल के इसके बारे में बात करें कितना अच्छा रियर व्यू आप लोगों को देती है। यहाँ पर अगर आप लोग देख रहे हैं एक मॉडर्न कंसोल जो है ये आप लोगों को मिल रहा है, सिर्फ TFT ही नहीं, डिजिटल ही नहीं है, ब्लूटूथ इनेबल्ड भी है। तो अगर आप लोग होंडा की राइड सिंक आपको मोबाइल में डाउनलोड इंस्टॉल करके थ्रू ब्लूटूथ इसके साथ अगर आप जोड़ते हैं तो टर्न बटन नेविगेशन भी आप लोग यहाँ पर इस्तेमाल कर पाते हैं, जो एक्सएसआर में आप नहीं कर पा रहे थे। बाकी ये आप लोग को यहाँ पर कॉल SMS अलर्ट तो देखने मिल ही जाएगा। इसके अलावा यहाँ पर भी आप लोगों को स्पीडो डोटा को गियर पोजीशन सेंसर सब कुछ मिल रहा है। और इन चारों बटन का इस्तेमाल करके अगर आप लोग देखें तो अगर आप लोग कुछ इस तरीके से यहाँ पर इसकी अगर आप ये सारी जो मेनूज़ वगैरह में अगर आप लोग ये इस्तेमाल करना चाहते हैं तो ये सारी चीज़ें भी यहाँ पर बिल्कुल पॉसिबल है। इसके लिए अलग वीडियो आप लोगों को रिव्यू की अलग से मिल जाएगा, अगर आप लोग चाहें तो बिल्कुल जाकर चेक भी कर सकते हैं। आज अगर मैं इसके बारे में आप लोगों को बताना बैठूँ तो वीडियो की लेंथ और लंबी हो जाएगी। बाकी अगर आप लोग देख रहे हैं तो यहाँ पर जो मोबाइल चार्जिंग पोर्ट है C टाइप वाला ये आप लोगों को यहाँ पर बिल्कुल मिल जाता है। और साथ ही अगर आप लोग देख रहे हैं हाई बीम लो बीम पासवर्ड के लिए स्विच टॉगल करने के लिए यहाँ पर ये सारी बटन जो ये आप लोगों को मिल रहा है, टर्न सिग्नल और यहाँ पर भी सिमिलर है, किल स्विच यहाँ पर आपको मिल रहा है, और यहाँ पर है हजार्ड लैंप का स्विच, और नीचे है इंजन ऑन करने का स्विच, ठीक है। तो यहाँ तक मैंने आप लोगों को बता दिया है कि दोनों ही बाइक में आप लोगों को चीज़ें यहाँ पर मिल क्या रहा है। और एक बात और है, अगर आप लोग यहाँ पर देख रहे हैं एक्सएसआर में 6 स्पीड गियर बॉक्स है, यहाँ पर आप लोगों को 5 स्पीड गियर बॉक्स मिल रहा है। एक्सएसआर में मेन स्टैंड नहीं है, हॉर्नेट में आप लोगों को जो मेन स्टैंड है ये आप लोगों को मिल जाएगा। और साइड स्टैंडिंग कट ऑफ सेंसर दोनों में ही आप लोगों को यहाँ पर बिल्कुल मिलेगा। और अब अगर मैं आप लोगों को बताऊं तो ये देखिए ग्रैब हैंडल वाला जो पोर्शन है मैं ऑलरेडी जैसा आपको बता रहा था हॉर्नेट में यहाँ पर आपको नहीं मिलेगा, अलग से आपको लगवानी पड़ेगी, ठीक है। और अब यहाँ पर प्राइस के बारे में बात करते हैं। दोनों ही अगर मैं आप लोगों को वेस्ट बंगाल कृष्णनगर के हिसाब से बताऊं 1,81,000 की प्राइस पर आप लोगों को यहाँ पर मिल जाएगी। और चलिए हम लोग बहुत ज़्यादा बात कर चुके हैं कि क्या चीज़ें यहाँ पर दोनों बाइक में अवेलेबल है। अब चलते हैं आप राइड पर एंड देन समझने की कोशिश करते हैं कि राइड करते वक्त दोनों में आप लोगों को डिफरेंस क्या मिलेगा। और दोस्तों यहाँ पर राइड कंपैरिजन की शुरुआत करेंगे यहाँ पर हॉर्नेट के साथ, ठीक है। सबसे पहले हम लोग यहाँ पर अगर सीट के बारे में बात करें तो 790-795 तक का सीट हाइट है। डेफिनेटली अगर आप एक्सएसआर के मुकाबले देख रहे हैं तो आप लोग यहाँ पर कमी मिलेगा। बाकी रेयर फिटेड फुट पे आप लोग को यहाँ पर भी मिल रहा है। हैंडल बार मैं कहूँगा चौड़ा यहाँ पर भी आप लोगों को मिलेगा, और यहाँ पर भी आप लोग हल्का सा सामने की तरफ झुक रहे हैं, ठीक है।
और सीट अगर आप लोग देख रहे हैं तो कंफर्टेबल था, लेकिन थोड़ा सा टाइट ही आप लोगों को मिलेगा। लेकिन स्पेस अगर आप लोग देख रहे हैं तो डेफिनेटली आप लोगों को यहाँ पर कोई प्रॉब्लम नहीं हो रहा है, चाहे आप बैठ रहे हो फिर पिलियन बैठ रहे हो, स्पेस में आप लोगों को यहाँ पर कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाला है, ठीक है। और चलिए अब यहाँ पर स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट गियर पर डाल दिया है और ये सेकेंड गियर, थर्ड गियर। देखिए पावर टॉर्क की कमी यहाँ पर इनिशियल में आप लोगों को बिल्कुल महसूस नहीं होने वाला है, ये तो फॉर श्योर आप लोग यहाँ पर बिल्कुल कह सकते हैं, ठीक है। और देखिए यहाँ पर आप लोगों को स्लीपर क्लच भी मिलता है, जिस वजह से आप कह सकते हैं जो क्लच है आप लोगों को थोड़ा सा मिड साइड पर मिलेगा, ना बहुत ज़्यादा सॉफ्ट ना बहुत ज़्यादा हार्ड। और क्योंकि यहाँ पर स्लीपर क्लच है तो उसको टेस्ट करना तो बिल्कुल बनता है। यहाँ पर हम लोग ले चलेंगे 70 के आसपास, और ये ले जाके देखिए 4 से हम लोगों ने 3 पर कर दिया है गियर, ठीक है। लेकिन ये जो मैंने एग्रेसिव गियर डाउन करके क्लच छोड़ दिया, अगर यहाँ पर स्लीपर क्लच ना होता तो शायद ये स्लिप कर जाता, लेकिन यहाँ पर स्लिप नहीं किया है। तो हाईवे पर डेफिनेटली आप लोगों के लिए यहाँ पर एक बेहतर आप कह सकते हैं ये जो स्लीपर क्लच टेक्नोलॉजी ये कंपनी बिल्कुल प्रोवाइड करती है, ताकि आप लोगों को यहाँ पर एक्सीडेंट से बचाया जा सके। और अभी अगर आप गियर शिफ्टिंग देख रहे हैं तो हाँ, हल्का से एफर्ट के साथ आप या फिर जो डाउन शिफ्टिंग है वो आप लोग यहाँ पर बिल्कुल कर पाते हैं। और क्योंकि अभी बात हो रही है क्लच गियर, ठीक है, स्लीपर क्लच के बारे में, तो चलिए इसकी जो एक्सेलरेशन टेस्ट है उसको करते हैं, देन यहाँ पर जो परफॉर्मेंस उसके बारे में आगे बात करते हैं। विल स्टार्ट विद 3 हॉर्न्स ऑलरेडी ऑन फर्स्ट गियर। 60 crossed 80, crossed 100 also। तो यहाँ पर दोस्तों एक बात तो कहना पड़ेगा, देखिए अगर आप वाइब्रेशन की बात कर रहे हैं 90, 95, 100 तक, तब आप लोगों को थोड़ा सा यहाँ पर जो है बिल्कुल फील होता है, लेकिन ऐसा बहुत ज़्यादा एनोइंग नहीं कहूँगा मैं इसको। स्मूथनेस की कमी यहाँ पर भी आप लोगों को फील नहीं होगी, लेकिन 90-95 के बाद एक बज़ इंजन में से वो आप लोगों को यहाँ पर समझ में बिल्कुल आ सकता है। और भैया अगर मैं स्टेबिलिटी की बात करूँ, नो प्रॉब्लम एट ऑल, ठीक है। और अगर आप यहाँ पर माइलेज देख रहे हैं, ऑलरेडी मैंने कहा है आप लोगों से कि अगर आप यहाँ पर 40 देख रहे हैं तो भी 40 kmpl देख रहे हैं तो भी आप लोगों को यहाँ पर मिल जाना चाहिए। बाकी 40+ भी किसी किसी को मिला हुआ है। बाकी अगर आप इंजन हीटिंग की इशू देख रहे हैं, बहुत ज़्यादा होनी नहीं चाहिए, ठीक है। ऐसा बहुत ज़्यादा रिपोर्टेड या इसके बारे में वैसा तो है नहीं कि इंजन हीटिंग की यहाँ पर बहुत ज़्यादा इशू किसी को मिला हो। और दोस्तों अब हॉर्नेट की कंपेरिजन करते हैं विथ 2025 यामाहा XSR 155। सबसे पहली बात तो ये सीट पर जब आप बैठ रहे हैं तो डेफिनेटली एक डिफरेंस तो आपको समझ में आएगा। वहाँ पर 790-95 तक का सीट हाइट है और यहाँ पर 810। सो आप जो हल्की सी ऊंची सीट हाइट पर बैठ रहे हैं ये डेफिनेटली आपको समझ में आएगा। बाकी वहाँ पर भी रेड फिटेड फुटपैक था, यहाँ पर भी। अब देखिए स्पेस की अगर बात करी जाए तो हाँ, वहाँ पर आपको थोड़ा सा बेहतर मिल सकता है, और बेहतर इसलिए भी क्योंकि पीछे ग्रैब हैंडल है जो यहाँ पर आपको मिल नहीं रहा, इसके लिए अलग पे आपको करना पड़ेगा, ठीक है। जब तक आप ग्रैब हैंडल नहीं लगा लेते हैं, पिलियन के लिए एक्चुअली बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल राइड नहीं बना सकते हैं आप। और सीट की अगर आप देख रहे हैं कंफर्टेबल कितनी है, तो मैं कहूँगा दोनों में ऑलमोस्ट सिमिलर है, बहुत ज़्यादा सॉफ्ट नहीं है, बहुत ज़्यादा हार्ड नहीं है, ठीक है। और हाँ, वहाँ पर आप लोगों को थोड़ा अगर वो झुकने वाली बात अगर आप कहेंगे तो मैं कहूँगा उसके मुकाबले यहाँ पर आप थोड़ा सा ज़्यादा झुक रहे हैं, क्योंकि वहाँ पर ना ये आपका यहाँ पर आपसे ये जो हैंडल बार की डिस्टेंस है वहाँ पर थोड़ा सा कम था, यहाँ पर थोड़ा सा ज़्यादा है, तो हल्का सा यहाँ पर आपको लीन ज़्यादा होना हो रहा है। वहाँ पर भी आप लीन हो रहे थे, लेकिन यहाँ पर लीन उसके मुकाबले थोड़ी और ज़्यादा आप हो रहे हैं, ठीक है। और चलिए अब चलते हैं यहाँ पर इसकी राइड पर। और ये फर्स्ट गियर, सेकेंड गियर, थर्ड गियर, देखिए मैं कहूँगा आप अगर इनिशियल रिस्पांस देख रहे हैं, दोनों में आप लोगों को बहुत ज़्यादा डिफरेंस जो है वो आप लोगों को यहाँ पर फील हो नहीं रही है, ठीक है। अब एक्सीलरेशन टेस्ट जब करूँगा तो आप लोगों को समझ में आ जाएगा 0 to 60 100 कौन सी बाइक कितने सेकंड्स में अचीव करे। लेकिन इनिशियली अगर आप लोग कैजुअली चला रहे हैं तो दोनों में आप लोगों को बहुत ज़्यादा डिफरेंस फील हो नहीं रहा है। इनफैक्ट अगर आप पिलियन के साथ भी चलाएंगे तो भी ये बाइक आप लोगों को अब देखिए ऐसा तो नहीं है कि बहुत बेहतर, जितना आप सिंगल राइड कर रहे हैं उतनी बेहतर तो आपको एक्सेलरेशन नहीं देगी, लेकिन ऐसा भी नहीं है कि 2 राइड कर रहे हैं और ठीक ठाक, अगर मतलब पीछे अगर बहुत ज़्यादा हेल्दी कोई नहीं बैठा है तो मोटा मोटा अगर आप राइड कर रहे हैं किसी एक नॉर्मल बंदा या बंदी के साथ पीछे बिठाकर, तो आप लोगों को अच्छा खासा आप कह सकते हैं एक्सेलरेशन जो है वो मिल जाएगा। लैग आपको फील नहीं होगा, कहने का मतलब है। और अगर आप देख रहे हैं तो यहाँ पर जो क्लच है मैं कहूँगा होंडा में थोड़ी ज़्यादा सॉफ्ट थी, सॉफ्ट यहाँ पर भी, लेकिन होंडा में थोड़ा सा और ज़्यादा सॉफ्टर आप लोगों को मिल रहा था। और अगर आप देख रहे हैं यहाँ पर गियर शिफ्टिंग, तो हाँ गियर शिफ्टिंग यहाँ पर आप कह रहे हैं आप मतलब आप कह सकते हैं हॉर्नेट के मुकाबले यहाँ पर थोड़ी सी आप लोगों को सॉफ्टर मिलेगा। तो वहाँ पर क्लच ज़्यादा सॉफ्ट है, यहाँ पर थोड़ा सा गियर शिफ्टिंग ज़्यादा सॉफ्ट है, आप या फिर डाउन शिफ्टिंग दोनों। बाकी वहाँ पर भी स्लीपर असिस्ट क्लच था, यहाँ पर भी आपको मिलेगा, वहाँ पर भी ट्रैक्शन कंट्रोल था, यहाँ पर भी आपको मिलेगा। तो यहाँ पर जो स्लीपर असिस्ट क्लच है इसको एक बार टेस्ट करते हैं, इस बंदे को पार करते हैं और फिर 6 से लेके 5 आ गए, क्लच छोड़ दिया, 4 पर आ गए, क्लच छोड़ दिया, 3 पर आकर भी क्लच छोड़ दिया है, लेकिन क्या हल्का सा भी रिएक्ट है, स्लिप करी, लॉक करी, कुछ नहीं। जितना अच्छा वहाँ पर आप लोगों को एक्सपीरियंस मिल रहा था स्लीपर क्लच का, यहाँ पर भी उतनी ही अच्छी एक्सपीरियंस जो आप लोगों को बिल्कुल ये बाइक निकाल कर दे रही है, इसमें कोई दो राय नहीं है,
ठीक है। और आप क्योंकि बात कर रहे हैं ये क्लच, गियर, एक्सेलरेशन, थ्रॉटल, तो चलिए अब हम लोग इसकी जो एक्सेलरेशन टेस्ट है उसको भी कंप्लीट करते हैं, देन इसकी जो परफॉर्मेंस है उसको मापने की कोशिश करेंगे यहाँ पर Honda 2.0 के साथ। We'll start the acceleration test with 3 horns already on first gear. Cross 60, VV has already been activated. Cross 100. अब देखिए दोस्तों, दोनों ही बाइक जो है यहाँ पर सिटी राइड के लिए यूज़ करना है। अब देखिए यहाँ पर इसकी स्टेबिलिटी भी अच्छी है। मैंने हैंडल छोड़ दिया फिर भी काफ़ी अच्छी तरीके से जा रही है, बाकी नहीं, हैंडल छोड़ के राइड करना इज़ नॉट रिकमेंडेड एट ऑल। देखिए दोनों ही बाइक यहाँ पर सिटी यूज़ के लिए आने वाली है, तो यहाँ पर इसे 100 के ऊपर भगाने का कोई मतलब नहीं बनता। वैसे तो 100 भी बहुत ज़्यादा सिटी राइड के लिए, लेकिन फिर भी अगर आप हाईवे पर कभी राइड करना चाहते हैं तो उस वजह से 100 तक मैंने आप लोगों को यहाँ पर खींच कर बताया। बाकी देखिए अगर आप वाइब्रेशन या फिर अगर आप यहाँ पर स्मूथनेस देख रहे हैं तो मैं कहूँगा यहाँ पर आप लोगों को चीज़ थोड़ी सी बेहतर मिलेगी। वहाँ पर 80-85 के बाद आपको दिखता है, यहाँ पर 90-100 के बीच में भी अगर आप लोग देख रहे हैं तो भी बहुत ज़्यादा आप लोगों को वाइब्रेशन यहाँ पर समझ में आ नहीं रहा है। तो डेफिनेटली स्मूथनेस के मामले में ये आपको थोड़ी सी बेहतर समझ में आ सकती है। इनिशियल स्पीड अगर आप लोग देख रहे हैं तो दोनों में आप लोगों को बहुत सिमिलर मिलेगा। मतलब इनिशियल स्पीड अगर आप लोग देख रहे हैं तो शायद आप लोगों को आप कह सकते हैं आप लोगों को जो हॉर्नेट 2.0 वो वहाँ पर थोड़ी सी बेहतर दिख सकते हैं, लेकिन जब तक आप टॉप स्पीड पर पहुँचेंगे तो ये आप लोगों को थोड़ी सी बेहतर टॉप स्पीड जो वो निकाल कर दे सकती है। समरी मैंने आपको बताया। बाकी स्टेबिलिटी का प्रॉब्लम यहाँ पर भी नहीं है, वहाँ पर भी नहीं था, और माइलेज यहाँ पर आपको थोड़ा सा ज़्यादा मिलेगा, ऑलरेडी मैंने बताया है 45 के आसपास। और इंजन हीटिंग देखिए, क्योंकि यहाँ पर लिक्विड कूल है और रेडिएटर ये सारी चीज़ें आती है। ट्राइड एंड टेस्टेड मॉडल है, मेरे पास R15 थी, MT15 भी इसकी एक और मॉडल आती है जो सेम इंजन के साथ रन करती है। तो आप लोगों को यहाँ पर इंजन हीटिंग की इशू बहुत ज़्यादा झेलनी होगी नहीं, स्पेशली अगर आप लोग लॉन्ग राइड पर निकल रहे हैं तो ज़्यादा हेल्प करेगी आप लोगों को, क्योंकि वहाँ पर अगर आप देख रहे हैं कि इंजन हीटिंग की इशू हॉर्नेट पे भी नहीं है, लेकिन फिर भी और एयर कूल के मुकाबले, और जापानीज इंजन है दोनों ही, तो एयर कूल के मुकाबले लिक्विड कूल को थोड़ा ज़्यादा तवज्जो दिया जाता है। ठीक है। और दोस्तों अब जिस बारे में बात करेंगे वो है इस बाइक की ब्रेकिंग। सबसे पहले इसको ले चलेंगे 70 के आसपास और 70 पे ले जाके फ्रंट ब्रेक। पीछे कोई था नहीं, देखकर ही ब्रेक किया है, और इस आईने को भी सेट करते हैं। जी हाँ, देखिए मैं कहूँगा ब्रेक 276 mm का फ्रंट में आप लोगों को जो डिस्क मिल रहा है काफ़ी अच्छा खासा रिस्पांस दे रही है। आप जितना यहाँ पर लीवर खींच रहे हैं उतना बेहतर आप लोगों को जो रिस्पांस है वो मिल रहा है। बाकी सामने में भी आप लोगों को ABS मिलता है, लेकिन वो अभी यहाँ पर काम उतनी कर नहीं रही है, जब ज़रूरत पड़ेगा तब काम करेगी। रियर पे भी एक बार देख लेते हैं, 60 के आसपास जाके 67 पे ले जाके रियर ब्रेक। हाँ, यहाँ पर ABS जो है ये समझ में आया, हल्का सा वो छोड़ी पकड़ी ABS जो छोड़ता पकड़ता वो वाला बात यहाँ पर समझ में आया। बाकी 220 mm का डिस्क आप लोग को यहाँ पर रेयर में मिलेगा। आप कह सकते हैं प्रोग्रेसिव नेचर की ही है, जब आप प्रेस कर रहे हैं तो हल्का सा स्पीड जो है वो स्लो कर देती है। ठीक है, लेकिन देखिए बेस्ट ब्रेकिंग होता है अगर आप लोग रियर के संग बाद अगर आप फ्रंट ब्रेक को अप्लाई करते हैं, तो वो भी एक बार ट्राई कर लेते हैं 70 के आसपास रियर विथ फ्रंट। पीछे कोई है नहीं, अगेन मैं कहूँगा देख कर ही मैंने यहाँ पर ब्रेक प्रेस किया है। और देखिए मैं कहूँगा ओवरऑल ब्रेकिंग आप लोगों को यहाँ पर तगड़ा मिल रहा है। फ्रंट में 276 mm का डिस्क, रियर में 276 mm का डिस्क, और ये जो वेट है आप कह सकते हैं 142 किलोग्राम की अच्छी तरीके से मैनेज कर रही है। 70-80 km/h की स्पीड पर भी अगर आप लोग जिस तरीके से मैंने अभी आप लोगों को बताया है, आप लोग को अच्छा खासा ब्रेकिंग रिस्पॉन्स मिल रहा है। और दोस्तों अब जिस बारे में बात करेंगे वो है इस बाइक की ब्रेकिंग। मोटा इस बाइक को ले चलते हैं 70-80 के आसपास, और फिर रियर ब्रेक को प्रेस करेंगे और ये 81 पे ले जाके फ्रंट ब्रेक। ओहो, काफ़ी बड़ी गाड़ी है, सफारी है भाई, दमदार दिखती है ये तो। मुझे भी बहुत पसंद है, आप लोग कमेंट करिएगा ये गाड़ी आप लोगों को कैसी लगती है। बाकी देखिए जोक्स अपार्ट, अगर आप फ्रंट ब्रेक देख रहे हैं, मैं कहूँगा देखिए अगर आप हॉर्नेट में देख रहे थे लाजवाब, वहाँ पर भी है लाजवाब, आप लोगों को यहाँ पर भी मिल रहा है। लेकिन अगर आप फिर पूछ रहे हैं कि बताओ कि थोड़ी सी बेहतर कौन है, मैं कहूँगा यहाँ पर आपको ये थोड़ा सा बेहतर दिख सकता है। लेकिन देखिए वेट में ऐसा फर्क नहीं है, वहाँ पर 142, यहाँ पर 137 है, 5 किलोग्राम का यहाँ पर आप लोगों को हेरफेर दिखता है। लेकिन उस वजह से ब्रेकिंग में बहुत ज़्यादा डिफरेंस मैं फील नहीं कर पा रहा। लेकिन फिर भी क्योंकि जनता की चाहत होती है कि नहीं बताओ कौन सा बेहतर है, तो मैं कहूँगा हल्की सी यहाँ पर आपको बेहतर फील हो सकती है। लेकिन अगर आप कैजुअल राइड करेंगे दोनों ऑलमोस्ट सिमिलर ही आपको फील होगा। और अब रियर ब्रेक जो है ये मैं आप लोगों को एक बार ट्राई करके बता दूँ, रियर में कोई नहीं है, और 70 पे ले जाके रियर ब्रेक। हाँ, जब मैंने एक्सट्रीम प्रेस करा हल्का सा यहाँ पर जो ABS था वो यहाँ पर बीच में किक इन करी थी। लेकिन फिर बात वही है, दोनों में आप लोगों को मैं कहूँगा वही प्रोग्रेसिव नेचर ही मिल रहा है। हल्का सा जब आप
मतलब ब्रेक पर पैर रखने हल्का सा स्पीड जो है यहाँ पर स्लो हो रही है। दोनों में ऑलमोस्ट सिमिलर फील आप लोगों को बिल्कुल समझ में आने वाला है। और रियर के संग संग बात फ्रंट ब्रेक को अप्लाई करेंगे, पीछे जी नहीं कोई नहीं है। और एक बार रियर के संग संग बात फ्रंट को अप्लाई करके देखें 75 पे, ये 76 पे ले जाके रियर विद फ्रंट। ओ हो यहाँ पर रियर आप कह सकते हैं ब्रेक में दोनों ही बार मुझे जो ABS है वो मुझे समझ में आया था। बाकी देखिए मैं कहूँगा अगेन कैजुअल राइड करने पे दोनों सिमिलर है, लेकिन अगर आप मुझसे पूछ रहे नहीं बताओ कौन सी ज़्यादा बेहतर है, तो मैं कहूँगा यहाँ पर हल्की सी बेहतर एक्सपीरियंस आप लोगों को मिल सकता है। और ये मैं कहूँगा इसलिए क्योंकि इसकी वेट कम है और कोई वजह नहीं है। और सस्पेंशन की जहाँ तक बात है दोस्तों, मैं बिल्कुल आप लोगों से कह सकता हूँ कि ये स्टीपर साइड पर ही आप लोगों को मिलेगा, चाहे आप फ्रंट देख रहे हो या फिर आप रियर देख रहे हो। USD और मोनोशॉक का यहाँ पर जो सेटअप है ये आप लोगों को मिल रहा है। आप देखिए डेफिनेटली इस तरीके से हाईवेज पर है, हाई स्पीड, टॉप स्पीड, स्ट्रेट लाइन स्टेबिलिटी, इनफैक्ट कॉर्नरिंग भी अगर आप लोग कर रहे हैं लाजवाब रिस्पॉन्स आपको मिलेगा। लेकिन जब आप गड्ढों पर जाएंगे तो झटका जो है वो आप लोगों को यहाँ पर बिल्कुल झेलना पड़ेगा। और USD मोनोशॉक सस्पेंशन वही मतलब एक्चुअली वही काम है, मतलब स्टेबिलिटी सही तरीके से प्रोवाइड करना, ठीक है, ऑन रोड पर। लेकिन डेफिनेटली वो स्टिफनेस क्योंकि उसमें रहता है तो आप लोगों को ऑफ रोड जाने पर थोड़ा सा प्रॉब्लम हो सकता है, ऊबड़ खाबड़ रास्तों की मैं बात कर रहा हूँ। और ओवरऑल अगर आप देख रहे हैं तो यहाँ पर रियर व्यू मेरा अच्छा खासा रियर व्यू दे रही है, स्पीडोडो टैको, गियर पोजिशन सेंसर, ब्लूटूथ कनेक्टिविटी, TFT, आप कह सकते हैं ट्रैक्शन कंट्रोल, मोबाइल चार्जिंग पोर्ट, सब कुछ तो आप लोग कंपनी प्रोवाइड कर रही है ना। तो एक काफ़ी बैलेंस बाइक आप कह सकते हैं। बस एक ही चीज़ मुझे यहाँ पर कमी फील होता है, वो है यहाँ पर एटलीस्ट अगर ऑयल कूल आ जाता तो मज़ा ही आ जाता है ना। बाकी आप लोगों का क्या कहना है इस बारे में नीचे प्लीज़ कमेंट पर लिखकर बताइएगा। बाकी जिस तरीके से कंफर्ट ये देती है, माइलेज भी आप लोगों को यहाँ पर 35-40 के आसपास देखने मिल जाता है, किसी किसी को तो इससे ज़्यादा भी मिलता है। जिस तरीके से कंफर्ट ये देती है, ठीक है, एक्सीलरेशन अच्छा है, ब्रेकिंग, सेफ्टी जितनी अच्छी तरीके से आप लोगों को मिल जाता है, मैं कहूँगा देखिए सिटी राइड पर तो आप इसको यूज़ करेंगे, लेकिन कभी अगर इस तरीके से हाईवे पर निकलने का प्लान बना तो जिस तरीके से आप सीटिंग पोस्चर आपको मिल रहा है और कंफर्ट आपको ये दे रही है, आप लॉन्ग राइड पर भी निकल सकते हैं, आपको प्रॉब्लम नहीं होगा। लेकिन अगेन अगर ऑयल कूल देता तो शायद और लॉन्ग आप ट्रैवल कर सकते थे। बाकी आप लोगों का क्या कहना है इस बारे में नीचे प्लीज कमेंट पर लिखकर बताइएगा। और अगर आप लोग सस्पेंशन यहाँ पर देख रहे हैं, मैं कहूँगा देखिए दोनों में आप लोगों को बिल्कुल ही सेम सेटअप मिल रहा है। और फ्रंट सस्पेंशन दोनों में बिल्कुल ही सेम फील भी आपको देगा, स्टिफनेस है। लेकिन रियर सस्पेंशन जब आप देख रहे हैं दोनों में ही आप लोगों को मोनोशॉक मिलेगा, लेकिन यहाँ पर जो मोनोशॉक मिल रहा है ये झटका आप लोगों को थोड़ा सा ज़्यादा देगी अगर आप हॉर्नेट के मुकाबले देख रहे हैं। तो देखिए मैं कहूँगा आपसे कि अगर आप हाई स्पीड, टॉप स्पीड, कॉर्नरिंग देख रहे हैं, कॉर्नरिंग का जो रिस्पॉन्स है ना, मैं कहूँगा दोनों में अच्छी है, लेकिन दोनों में थोड़ी सी अलग है। आपको चला के समझना पड़ेगा कि कौन सा आप लोगों को बेहतर लग रहा है, ठीक है। मुझे तो दोनों ही बहुत ज़्यादा पसंद आई थी, ठीक है। लेकिन हाँ मैं कहूँगा जब आप गड्ढों पर जाएंगे तो ये बाइक आप लोगों को झटका ज़्यादा देगी व्हेन कंपेयर टू हॉर्नेट। बाकी स्टिफनेस दोनों में है, ठीक है। सस्पेंशन की बात हो गई। और अगर आप लोग यहाँ पर ओवरऑल फील देख रहे हैं तो ये जो आप हल्की सी वेट कम वाली बाइक पर बैठ रहे हैं हॉर्नेट के मुकाबले, वो भले 5 किलो आप वेट कम यहाँ पर है, बहुत ज़्यादा तो वेट कम नहीं है, लेकिन फिर भी आपको समझ में आएगा कि एक्चुअल में बाइक की जो वेट है वो थोड़ी सी कम है, चलाते वक्त वो आपको फील भी होगा। और स्टेबिलिटी में प्रॉब्लम नहीं हो रहा इस ये हल्कीपन की वजह से, तो फिर प्रॉब्लम हल्कीपन की वजह से कुछ होना भी नहीं चाहिए। और एक्सीलरेशन भी बेहतर है। देखिए मैं कहूँगा अगर आप लोग ओवरऑल फील देख रहे हैं तो रियर व्यू मिरर यहाँ पर भी अच्छा खासा रियर व्यू दे रही है, स्पीडोडो टैको, गियर पोजिशन सेंसर यहाँ पर भी है, लेकिन वहाँ पर TFT है, वहाँ पर नेविगेशन मिल जाता है, वहाँ पर म्यूजिक आप यूज़ कर पाते हैं, वहाँ पर मोबाइल चार्जिंग पोर्ट है। ये सारी चीज़ें यहाँ पर मिसिंग है, शायद नेक्स्ट अपडेट में मिल जाए। बाकी अगर मैं आप लोगों को बताऊँ, देखिए अगर आप लोग यहाँ पर देख रहे हैं तो डेली राइड के लिए दोनों बाइक यूज़ करना है, वो 184 सीसी, यहाँ पर 155 सीसी। लेकिन मैं कहूँगा देखिए अगर आप लोग लॉन्ग राइड पर जा रहे हैं तो क्योंकि वहाँ पर ज़्यादा आप अपराइट बैठ रहे हैं तो वो थोड़ा ज़्यादा आपको एटोस से ज़्यादा लंबा जाने में हेल्प करेगी। लेकिन अगर आप इंजन देख रहे हैं तो फिर वहाँ पर आपको एयर कूल मिल जाता है। अगर ऑयल कूल होता है तो मैं कहता फिर वही आप लॉन्ग राइड के लिए यूज़ करें। लेकिन अगर आप लॉन्ग राइड के लिए चूज़ करेंगे तो यहाँ पर क्योंकि लिक्विड कूल है, और मैं तो कहूँगा आप यहाँ पर ये जो ग्रैब हैंडल है वो लगा लीजिए, वेबसाइट पर भी लिस्टेड है, 1100-1200 रुपये 1300 रुपये तक लगेगा। उसके बाद अगर आप पिलियन के साथ भी राइड करते हैं, 6 स्पीड गियर बॉक्स के साथ लिक्विड कूल भी मिल जाता है, तो ये थोड़ी सी और ज़्यादा रिलायबिलिटी यहाँ पर ये ऐड कर देती है अगर आप लोग लॉन्ग राइड के लिए देख रहे हो। वैसे तो सिटी राइड के लिए दोनों आप कह सकते हैं कि परफेक्ट बाइक है। बाकी देखिए दोनों बाइक में क्या है नहीं, ये चीज़ मैंने आप लोग यहाँ पर क्लियर कर दिया। अब चलते हैं यहाँ पर इसकी कंक्लूजन में, और इसके बाद बात करते हैं कि फिर दोनों में से आप लोगों के लिए फिर खरीदना कौन सा सही हो सकता है। और दोस्तों अब सत्यवचन की घड़ी कंक्लूजन का समय कि फिर आप लोगों के लिए खरीदना कौन सा बाइक सही हो सकता है। देखिए यहाँ पर एक फैक्टर जो यहाँ पर सबसे पहले आएगा वो है लुक। अगर आप स्पोर्टी लुक चाहते हैं तो डेफिनेटली यहाँ पर हॉर्नेट आ रही है। अब देखिए आप लोगों को थोड़ा सा रिलैक्स राइडर पोजीशन चाहिए, आप लोगों को सीट जो है थोड़ी सी और ज़्यादा कंफर्टेबल चाहिए, पकड़ के बैठने के लिए ग्रैब हैंडल चाहिए। एक्सएसआर की ड्रॉबैक ये कि एक्सेसरीज पूरी तरीके से आपको लगानी पड़ेगी, जो यहाँ पर आप लोग को ऑलरेडी मिल रहा है, ठीक है। साथ ही आप यहाँ पर सिटी राइड करेंगे जहाँ पर आप लोग को टायर्स और चौड़े चाहिए,
जैसे कि रेयर फ्रंट में आप लोगों को टायर और चौड़ा मिल रहा है, आप लोगों को डुअल चैनल एबीएस, ट्रैक्शन कंट्रोल चाहिए, ब्लूटूथ में आप लोगों को नेविगेशन भी चाहिए, म्यूजिक ये सारी चीज़ें आप लोगों को चाहिए थी और बजट आपको अलाउ कर रही है 1,75,80 तक जाने के लिए। मेरे ख्याल से यहाँ पर आप लोगों के लिए हॉर्नेट 2.2 एक बहुत बढ़िया बाइक रहेगा अगर आप लोग माइलेज यहाँ पर 35 से 40 के बीच एक्सपेक्ट कर रहे हैं। लेकिन अगर आप थोड़ी सी वो रेट्रो लुक चाह रहे थे, आप चाह रहे थे कि बाइक और ज़्यादा हल्की फील हो, चलाने में आप लोगों को मज़ा आना चाहिए, 6 स्पीड गियर बॉक्स, लिक्विड कूल इंजन आप लोगों को चाहिए ताकि टॉप एंड परफॉर्मेंस आप लोगों को हल्की सी और बेहतर मिले और आप लोगों को यहाँ पर ये जो रेट्रो लुक है, मैं बार बार कहूँगा लुक यहाँ पर एक डेफिनेट फैक्टर है। रेट्रो लुक अगर आपको पसंद आ रही है और आप चाहते हैं कि माइलेज आपको थोड़ी सी और बेहतर मिले सेम प्राइस पॉइंट पे, ठीक है, देखिए लुक, हल्की सी बेटर माइलेज और आप कह सकते हैं यहाँ पर ये एक ओवरऑल जो आप लोगों को परफॉर्मेंस दे रही है टॉप एंड, ये अगर आप लोगों को थोड़ा सा और बेहतर चाहिए, मेरे ख्याल से आप लोगों के लिए सेम प्राइस पॉइंट पे ये जो यामाहा की XSR 155 है ये एक बहुत बेहतरीन प्रोडक्ट बन सकता है। बाकी देखिए दोनों बाइक अपने आप में काफ़ी सही है और क्या किसमें है नहीं है, कमियां खूबियां दोनों में मैंने आप लोगों को यहाँ पर बता दिया। बाकी अब आप लोग नीचे कमेंट पे लिखकर बताइए आफ्टर दिस कंपैरिजन रिव्यू आप लोग क्या समझ रहे हैं, हॉर्नेट आप लोग के लिए खरीदना सही होगा या फिर XSR 155, नीचे कमेंट पे लिखकर बताना नहीं भूलिएगा, इट्स माई रिक्वेस्ट। आशा करता हूँ वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी, आपको पता है पसंद आए तो क्या करना है, प्लीज़ भाई को मोटिवेट करने के लिए वीडियो में एक लाइक और चैनल पर अगर आप लोग पहली बार आ रहे हैं तो सब्सक्राइब प्लीज़ करिएगा। मिलेंगे दोस्तों बहुत जल्द आप लोगों के साथ इसी तरीके से एक नया वीडियो में बाइक का स्कूटर के साथ। टिल देन राइड सेफ एंड जय हिंद।